प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में दो मुद्दे। पहला मुद्दा है वामपंथ के सिर अस्थि कलश, दूसरा मुद्दा है आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय। लेकिन पहले मुद्दे की आप देखेंगे कि वो पार्टी, वो विचारधारा जो आज तक पूजा पाठ अनुष्ठान सबका विरोध करती थी, उसके सबसे बड़े नेता के सिर पर अस्थि कलश वाली तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल ये बोनालू उत्सव की तस्वीर है जिसे आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें देवी की पूजा होती है। सवाल पूजा पर नहीं बल्कि पूजने वाले पर है, लेफ्ट पार्टीज पर है, उनकी डोलती विचारधारा पर है, जिसमें कभी वो कलश उठाते दिख रहे हैं, कभी अपने गढ़ में वो रामायण माह मनाने के लिए निकले, जिसे केरल में सालों से फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। पहले देखिए कि कैसे सिर पर अस्थि कलश और हाथ में रामायण लिए लेफ्ट अब लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों है, उसे समझने की भी कोशिश कीजिए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। इस तस्वीर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा है। सीताराम के सिर पर सवार सीताराम वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं उस लेफ्ट को क्या हो गया जिसने कभी धर्म और धार्मिक अनुष्ठान को सिरे से खारिज किया। आज उसी लेफ्ट के सबसे बड़े नेताओं में से एक सीताराम येचुरी की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। बात सिर्फ इतनी नहीं, जिस केरल में सीपीएम की सरकार है वहां रामायण माह 17 जुलाई यानी मंगलवार से मनाया जा रहा है। लेफ्ट का स्टूडेंट विंग भी इसे जिला स्तर पर मनाएगा। मतलब पूरा लेफ्ट कैडर इस धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कभी सियासत में धर्म को खारिज करने वाले सीताराम येचुरी खुद धर्म युद्ध में फंसे दिख रहे हैं। सीताराम येचुरी की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में उनके सिर पर कलश है, दूसरी तस्वीर में एक मिट्टी के परात में फूल और मालाएं हैं। जाहिर है दोनों मामले धार्मिक अनुष्ठान के हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये लेफ्ट की घर वापसी है या धर्म को लेकर हृदय परिवर्तन। My grandmother used to read the Ramayana morning to evening on Ramayana month every single day. I remember this from my childhood. And these are things which are part of our culture. We don't have to politicize them. As far as I'm concerned, our culture is a strong culture. सीताराम येचुरी ने ऐसा क्यों किया, ये बड़ा सवाल नहीं, या कह लीजिए कि सवाल ही नहीं। लेकिन जब आप किसी बात को, किसी विचार को खारिज करते हैं, तर्क और विज्ञान का हवाला देकर आस्था और विश्वास से किनारे करते हैं, लंबे समय तक ऐसा करते चले आते हैं और मौका आने पर खुद ऐसा ही करते दिखते हैं, तो सवाल उठते हैं। सीताराम येचुरी की इन तस्वीरों पर भी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ सीताराम येचुरी पर नहीं, एक एक तस्वीर देखिए। बीजेपी का धर्मजाल है, इसमें लेफ्ट कैसे राइट हो गया। कांग्रेस इस धर्मजाल में कबूतर की तरफ फड़फड़ा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। राहुल गांधी पहले उर्दू अखबार इंकलाब को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, फिर पूरी पार्टी इस पर सफाई दे रही है और जितनी सफाई सामने आ रही है कांग्रेस और उलझती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केरल में लेफ्ट क्यों धर्म युद्ध पर पिला पड़ा है? वो लेफ्ट जो कभी धर्म को अफीम तो कभी धार्मिक अनुष्ठान को ढकोसला कहता रहा, अचानक से उसे क्या हो गया कि वो रामायण की कहानी लोगों को समझाने के पीछे पड़ गया। दरअसल सब के सब ध्रुवीकरण के तूफान से बचने के चक्कर में, और सियासत का सबसे बड़ा धर्म तो सत्ता है, चाहे वो जिस कीमत पर मिले। सत्ता के बिना लेफ्ट का लाल रंग सफेद पड़ सकता है। इसलिए केरल में क्या क्या हो रहा है वो जरा देखिए। केरल में लेफ्ट का रामायण मंथन 17 से 25 जुलाई तक राज्य स्तरीय रामायण सेमिनार का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रबंधन समितियों के जरिए रामायण कार्यक्रम हो रहा है। रामायण माह से जुड़ा काम सीधे सीपीएम नहीं देखेगी, ताकि सेक्युलर छवि की चिंता जो है वो इसमें दिखती है और कहीं वो सेक्युलर छवि जो है वो प्रभावित ना हो जाए। रामायण माह के आयोजन का काम संस्कृत संघ देखेगा। संस्कृत संघ सीपीएम का ही संगठन है। कम्युनिस्ट ने क्यों रामायण वर्ण किया और रामायण माह में होगा क्या? क्या वही होगा जैसा हिंदी पट्टी में रामायण पाठ के वक्त होता है? दूसरी तरफ कांग्रेस में भी रामायण माह को लेकर घमासान मचा है। पहले वो भी रामायण माह मनाना चाहते थे, बाद में उससे
किनारा कर लिया। केरल में रामायण माह कोई नई बात नहीं, सालों से ये होता रहा है, जिसमें ज्यादातर हिंदुओं के घर में रामायण पाठ होता है, कुछ इस तरह। ये कमोवेश वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में शांति और शुभ कार्यों के लिए रामायण पाठ कराया जाता है। कई घरों में साप्ताहिक सुंदरकांड होता है। ठीक उसी तरह मलयाली संस्कृति में पूरे महीने रामायण का पाठ कराया जाता है, लेकिन ये उत्तर भारत से थोड़ा अलग होता है। ये कमोवेश वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में शांति और शुभ के लिए रामायण पाठ कराया जाता है। कई घरों में साप्ताहिक सुंदरकांड होता है। ठीक उसी तरह मलयाली संस्कृति में पूरे महीने रामायण पाठ होता है, लेकिन उत्तर भारत से थोड़ा अलग है। उत्तर भारत के रामायण पाठ में ज्यादातर तुलसी के रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जबकि मलयाली में आध्यात्म रामायण का पाठ होता है। यानी रामायण तो खुद ब खुद में आध्यात्म है ही, लेकिन यहाँ इसी नाम से पूरी पुस्तक है, पूरा धार्मिक ग्रंथ है। केरल के मध्ययुगीन संत रामानुजम ने आध्यात्म रामायण लिखी, जिसमें कई बातें मलयाली संस्कृति की समेटी गई। रामचरितमानस और आध्यात्म रामायण में बहुत अंतर तो नहीं, लेकिन सीता की भूमिका सहित राम वनवास पर थोड़े बहुत अंतर है। लेकिन आध्यात्म रामायण का पाठ जो जुलाई में बारिश के मौसम के बीच में होता है, उसमें घर या घर के मुख्य द्वार से सटे हुए पूजा घर पर एक खास तरह का लैंप जलाया जाता है और उसी की रोशनी में धार्मिक पाठ होता है। केरल में इस समय सिर्फ रामायण पाठ नहीं होता, बल्कि कई और त्योहार होते हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा रामायण पाठ को लेकर है, क्योंकि इस पर राजनीतिक पार्टियों की नजर है। बीजेपी और संघ पहले से ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रही है। सीपीएम ऐसे समारोह से किनारा करती रही है, क्योंकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी में धर्म के लिए जगह नहीं होती थी। अब मामला पलट रहा है, क्योंकि बीजेपी ने केरल में बड़ी घुसपैठ कर दी है, जिससे सीपीएम और कांग्रेस, जिसके बीच बारी बारी से केरल की सत्ता आती रही है, वो पसोपेश में है। अपना आखिरी किला बचाने के लिए लेफ्ट ने रामायण माह को जोर शोर से मनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, ताकि हिंदू वोटर्स उससे छिटके नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस में शुरुआत में ऐसे प्रयास हुए, लेकिन पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप ने इसे बीजेपी के जाल में फंसने जैसा बताया और बाद में पार्टी ने इस समारोह से खुद को अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब देखिए कि केरल में रामायण पाठ और सीताराम येचुरी की तस्वीर को लेकर हंगामा क्यों मचा। इसे इस आंकड़े से समझिए। दरअसल आइडियोलॉजी से लेफ्ट का किनारा क्यों हो रहा है, ये आंकड़े बताएंगे। केरल में आबादी कितनी है? हिंदू 55% के आसपास हैं, मुस्लिम 27% हैं और जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन, वो 18.5% के आसपास है। अभी तक केरल में हिंदुओं की आबादी में बड़ा हिस्सा लिबरल रहा है, जो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को सपोर्ट करते रहे। पिछले कुछ सालों में बीजेपी और संघ ने केरल में जबरदस्त काम किया। लेफ्ट और संघ के बीच चल रही सियासी रस्साकशी में संघ के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद से केरल में ध्रुवीकरण की राजनीति तेजी से आगे बढ़ी। बस इसी वजह से लेफ्ट के सिर पर कलश है, कांग्रेस के हाथ रामायण आ गई है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर है कि कहीं बीजेपी केरल में अपने फॉर्मूले से कब्जा न कर ले। वैसे दोनों पार्टियों के अंदर इस तरह के प्रयास को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सियासत में सबसे बड़ा धर्म सत्ता है, और सत्ता जब न रहे तो फिर काहे की आइडियोलॉजी। सत्ता के इस धर्म युद्ध में बीजेपी ने कांग्रेस को फंसाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। ये नामदार से पूछना चाहता हूं,
कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे, आपको मुबारक। लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? दरअसल कांग्रेस इस धर्मयुद्ध में खुद फंसी। राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले और इसी दौरान उर्दू अखबार में उनका एक इंटरव्यू छपा जिसमें कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया गया। बस यहीं से बीजेपी को मुद्दा मिल गया। पूरी की पूरी बीजेपी हमलावर हो गई और अब जब बीजेपी हमलावर हुई है तो कांग्रेस के लिए जवाब मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी खुद फ्रंट फुट पर आ गए और आज उन्होंने तीसरे दिन जाकर ट्वीट के जरिए जवाब दिया और जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा कि मैं पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति के साथ हूं, शोषित, हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के साथ हूं। उनका धर्म, जाति और आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूं। मुझे सभी प्राणियों से प्यार है। मैं कांग्रेस हूं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि अब तो लड़ाई महिला आरक्षण बिल और तलाक हलाला तक पहुंच गई। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल की मांग की तो बीजेपी ने तलाक और हलाला का हवाला दिया। बीजेपी कह रही है कि दोनों एक साथ पारित हो क्योंकि दोनों में महिला अधिकारों की लड़ाई है। अब कांग्रेस की हालत साफ छछूंदर वाली है। तलाक और हलाला के पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहती, पीछे हटती है। हिंदू वोटर्स में गलत मैसेज जाएगा। अगर समर्थन करती है तो मुसलमान साथ छोड़ सकते हैं। सुनिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस पर क्या कह रहे हैं। इनकलाब में अखबार में जो छपा है वो तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ना, जो उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को दिया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। क्यों खामोश है वो? 3 तलाक पर क्यों खामोश है राहुल गांधी, जबकि 22 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में से नियंत्रित किया गया है? तो खुलकर क्यों नहीं बोलते कि 3 तलाक पर हम इस बिल का समर्थन करेंगे, मुस्लिम बेटियों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए? यानी कुल मिलाकर हालत यह है कि बीजेपी जाल बुनती है और दूसरी पार्टियां इसमें फंसती जा रही हैं। लेफ्ट के साथ भी यही है और कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि मोदी लहर तो आपने देखी थी, लेकिन मोदी की जो ये बाढ़ आ रही है, सियासी बाढ़, उससे ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे, इस पर हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस सैलाब की बात करेंगे जो पूरे देश में और किस तरीके से जल प्रलय देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बने रहिए। प्रश्नकाल में आपके सामने आज का दूसरा मुद्दा रख रहे हैं। बारिश से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इंसान, भगवान, सब परेशान। पानी में बह गए इंसान, पानी में डूब गए भगवान। टूट गए पुल, ढह गई दीवारें, न छत बची, न मकान, भूख प्यास से बेबस लाखों इंसान। कश्मीर से केरल तक, उत्तराखंड से उड़ीसा तक, कुदरत की विनाश लीला। प्रलय की सबसे डरावनी तस्वीरें। एक झलक तो आपने देखी, लेकिन अब आपको एक एक कर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि क्या हाल हुआ है। सबसे बुरी हालत गुजरात की है, जहां 20 जुलाई को पीएम का दौरा बाढ़ और तबाही की वजह से टालना पड़ा।
बारिश के प्रहार की सबसे डरावनी तस्वीर मुंबई से आई। पनवेल की इस उफनती नदी में एक तेज रफ्तार कार जा गिरी। कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। जान बचाने के लिए कार में सवार 5 लोग कार के ऊपर बैठ गए, लेकिन यहाँ से निकल पाना इनके अकेले के बस की बात नहीं थी। स्थानीय पुलिस और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एक मजबूत रस्सी के जरिए कार और उसमें सवार 5 लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार सभी 5 लोगों की जान बचा ली गई। गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीर देखिए। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। गांव को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन इस बस के ड्राइवर की हिम्मत देखिए। 45 लोगों की जान की परवाह न करते हुए इसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जरा सी चूक 45 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। बस का अगला हिस्सा पानी में डूब चुके पुल से नीचे उतर गया। आनन फानन में लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी के बीच में ही बस से उतरने लगे। गांव वालों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश ने ट्रेन के पहियों पर भी ब्रेक लगा दी। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में एक ट्रेन फंस गई। करीब 70 यात्रियों की जान पानी के बीच में फंसी दिखाई दी। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए लाया गया। देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी से बांधकर लोगों का रेस्क्यू किया। देखिए गुजरात के ही भावनगर में लगातार बारिश से बनते हालात के बीच ये जिंदगी कैसे जूझ रही है। बाइक पर सवार युवक बाइक सहित पानी में देखते ही देखते रह गया। यहाँ के प्रसिद्ध बगदाना में नदी उफान पर है, जिससे किनारे बना महादेव मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। अगली तस्वीर भी गुजरात के अमरेली की है, जहां सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। पानी के बीचों बीच जिंदगी की आस बरकरार है। चौंकाने वाली तस्वीर ये है कि यहाँ पानी के तेज बहाव में 3 गाय बहती हुई नजर आई। सिर्फ मवेशी ही नहीं, इस तेज बहाव में इंसान ने भी खुद को बेबस पाया। नावी नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ आसपास बने घर और दुकानों में भी नदी का पानी घुस गया है। बारिश में तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर सूरत से आई है। बारिश का पानी सड़क पर भरा था। बच्चे बारिश में खेल रहे थे, ये बिना सोचे कि ये बारिश उनकी जान भी ले सकती है। सीसीटीवी की तस्वीर देखिए। गटर का मेन होल खुला था। खेलते खेलते ये बच्चा इसमें जा गिरा और अपनी जिंदगी गंवा दी। अगली तस्वीर भी सूरत से ही है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक उसके बगल में रिहायशी इमारत है। तेज बारिश हो रही है। अचानक से दीवार का ये पूरा हिस्सा गिर जाता है। पल भर में 20 फुट लंबी दीवार भरभराकर गिरी और राहत की बात ये रही कि जान का कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 13 टूरिस्ट वाटरफॉल के तेज बहाव में फंस गए। वाटरफॉल के पास सभी टूरिस्ट घूमने आए थे, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। एनडीआरएफ की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के दामोह की तस्वीर देखिए। नदी का पानी अपने उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसी बीच चल रही है बाइक को बचाने की मशक्कत। 3 लोग मिलकर एक बाइक को पकड़े हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि तीनों मिलकर भी बाइक को नहीं बचा पाए। देखते ही देखते बाइक नदी में बह गई। उत्तराखंड के मसूरी में 40 फुट लंबी और 20 फुट ऊंची दीवार महज 4 सेकंड में जमींदोज हो गई। सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी कार दीवार के मलबे में दब गई।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। तस्वीरें चमोली की हैं। आधी रात में बादल फटने के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है।